हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आपने देखा होगा जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी इंडियन हिस्ट्री का, उसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर ज्योग्राफी करवाइए। ठीक है, एक दो ने यहाँ पे इकोनॉमी भी बोला है। तो गाइस जल्दी से हम लोग इकोनॉमी का वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन आज जो आप लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी को। अभी जो इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो अभी ये है, सेम ये उसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आप लोगों को कैसे पढ़ाया ये आप सभी लोगों को पता है कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए थे, वहाँ पे मैं आंसर लिखता गया था। तो आज के ही हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेम वही पैटर्न पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्होंने जो प्री है एफसीआई का जो अभी होने वाला है AG3 का, तो उसमें तो बोला है कि ये जो है वो होगा यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का, लेकिन जो यहाँ पे मेंस होने वाला है टेक्निकल का मैनेजर का, तो वहाँ पे उन्होंने 10th लेवल का बोला है। तो 10th लेवल की भी जो ज्योग्राफी इतनी हार्ड नहीं होती, और 8th लेवल की तो आप लोग को पता ही है, नॉर्मल चीज़ें आती हैं कि भारत का ये पड़ोसी देश है, इसकी करेंसी कौन सी है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके लिए लेके चलूँगा। मैक्सिमम आपको ये वीडियो 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटे का देखने को मिल जाएगा, तो ये आपने वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिजियोग्राफिक डिवीज़न, भारत को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अबाउट इंडिया, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की नॉर्थ से लेकर साउथ तक लंबाई बड़ी है या छोटी है, स्ट्रेच कितना है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री, भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री किससे कितनी है, उनकी करेंसी क्या है, हमारे पड़ोसी देश के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा भी। रिवर्स, पासेज एंड लेक, भाई रिवर्स इंपॉर्टेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र, नीचे की पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, पासेज, पासेज वो होते हैं जो पहाड़ों में एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से अगर एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा होता है, दैट इज पासेज। लेक्स आपको पता है। माउंटेन रेंजेस, भारत में माउंटेन रेंजेस है, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और कोस्टल नेम्स, भारत के जो कोस्ट है ना, यहाँ से जो गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, इन सभी के नेम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 9 राज्य। 9 राज्यों ने अपने अपने कोस्टल एरियाज को नाम अलग अलग रखा, या फिर जो हमारा वाटर बॉडीज है उसके नाम अलग अलग है। आइलैंड्स, भारत के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे लक्षद्वीप, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और भी कई सारे रिवर आइलैंड्स हैं जो कि भारत के हैं, ये आपने यहाँ पे समझना है। ठीक है, और अगला क्या है हमारा, मानसून। देखिए भाई, मानसून का नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है, आपको पता है। भारत की नेचुरल वेजिटेशन कैसी कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन में आपका क्या आ जाएगा कि भाई सॉइल कैसी है, कि भाई यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइनो के लिए फेमस है। ये सब चीज़ें एग्जाम में आएंगी, मैंने क्वेश्चन देख कर ही ये जो PPT है बनाई है। नेचुरल रिसोर्सेज, भाई कोल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है, कॉपर का ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रॉप एंड प्रोड्यूस, क्रॉप प्रोड्यूसिंग, ये एंड नहीं लगाना है आपने, क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्या है क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, भाई आप मान लीजिए वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, जो वो स्टेट जो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि सभी स्टेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये आता है एग्जाम में। जूट, एग्जाम में बहुत आता है जूट का। ठीक है, फिर हो गया लास्ट में डैम्स, मल्टीपर्पज़ डैम्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। भारत में कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा था, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा था, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा, सबसे बिगेस्ट डैम कौन सा, सबसे बड़ा रिजर्वियर किसका है। तो ये सब एग्जाम्स में आते हैं। यही सब इन फैक्ट्स को लेने के लिए मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपके PPT में मैंने इसको बनाया है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, भारत को हमने 6 भागों में बांटा है। ये मैं सिर्फ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ज्योग्राफी में बांट रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पॉलिटिकल नहीं है, ये आपका किसी और फिलोसफिकल वे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल वे में है। भूगोल के अध्ययन के लिए हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। कई जगह आपको 5 भाग देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला हो गया आपका हिमालय, सबसे ऊपर वाला भाग आपने देखा होगा हिमालय, जो कि जा रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरा आपने उसके नीचे देखा होगा हमारा कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कौन से एरियाज हैं, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में आ गया, गंगा का तराई भाग, जहाँ पे गंगा अपने सेडिमेंट्स को बिछा देती है।
ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे डेजर्ट्स आ जाएगा। चौथा यहाँ पे आपका कोस्टल प्लेन्स आ जाएगा। पांचवा यहाँ पे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। फिर छठा आपका यहाँ पे आइलैंड्स आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे सबसे ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग है हमारा यहाँ पे, ये भाग है हिमालय का। ये वाला भाग आप हरा हरा भाग देख रहे हो, ये हरा भाग कौन सा है सारा का सारा, जहाँ पे नदी अपने सेडिमेंट्स करती है। तो ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स, या प्लेन्स बोलेंगे सिर्फ इसे, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स बोलेंगे, कोस्टल प्लेन्स तो ये वाला हो गया, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे ये वाला भाग, देखोगे आप तो ये वाला भाग बिल्कुल सूखा है, तो ये हो गया हमारा रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। ये वाला भाग कोने कोने वाले भाग, ये कोने कोने वाले भाग अगर आप देखोगे तो ये कोने कोने वाले भाग कौन से हैं, कोस्टल प्लेन्स। और ये बीच वाला भाग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पठार मिलेंगे। पठार क्या होते हैं, अनलाइक आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन पठार आपको ऐसे मिलेंगे ऊपर से, ठीक है। तो समतल होते हैं, तो दैट इज द प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया। यहीं पे आपको सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। सारे प्लेट्यू आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। ओके, फिर आपको अंत में मिलेगा यहाँ पे आइलैंड्स। ये आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप, और वो हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया आपको। अब देखिए अबाउट इंडिया, एग्जाम में सारे की सारी चीजें यही आएंगी। भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत की सीमा लगती है वो कितने हैं, वो कौन कौन से हैं, और दो ऐसे देश बताइए जिनकी सीमा जो बाउंड्री है वो भारत से सिर्फ सी से लगती है, ठीक है, कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे मिलेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट श्रीलंका। श्रीलंका की भारत से कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, सिर्फ बाउंड्री कौन सी है, सी बाउंड्री, वाटर बॉडी आप बोल सकते हो, वाटर बाउंड्री। और यहाँ पे कहीं नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे मालदीव, ओके। तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर आपको मिलेगा चाइना, नेपाल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। तो 7 देश भारत से सीमा लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, किस हिसाब से, लैंड बाउंड्री, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा इनकी करेंसी क्या है, इनका पर्टिकुलरली आप ये भी बात बोल सकते हो कि इनकी बाउंड्री कितनी है, या फिर इनकी बाउंड्री का नाम क्या है, या फिर हमारी कौन सी बाउंड्री। देखिए मान लीजिए ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री कौन सी हमारी सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करती है, ये चाइना से रिलेटेड बाउंड्री को कौन प्रोटेक्ट करता है, नेपाल से रिलेटेड कौन प्रोटेक्ट करता है, भूटान को कौन प्रोटेक्ट करता है, बांग्लादेश को कौन सी सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करती है, म्यांमार की बाउंड्री को कौन सी सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सभी जगह आर्मी नहीं है, आर्मी सिर्फ बैक फोर्स के लिए। देखिए सबसे आगे जो होता है ना, फ्रंट लाइन, जो सबसे दुश्मन से सबसे आगे खड़ा है, वो पैरामिलिट्री खड़ी है। पैरामिलिट्री पे अगर कुछ होता है तब जाके आर्मी आगे बढ़ती है, आर्मी टेक ओवर करती है। आर्मी सीधा जाके लड़ने के लिए नहीं है, आर्मी जाके सीधा चेक पोस्ट पे चेक करने के लिए नहीं है, आर्मी है बैक फोर्स के लिए। आर्मी ही जाती है आगे। सबसे पहले कौन लड़ाई लड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट फ्रंट लाइन, जो कि हमारी पैरामिलिट्री होती है, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देखोगे अबाउट इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टेट 31 अक्टूबर 2019 तक आपने 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज देखे होंगे। लेकिन आज के डेट में इसके बाद से जब जे एंड के लद्दाख में काट दिया गया, उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया, तब हमारे पास आज की डेट में बचते हैं 28 स्टेट्स और यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली अब एक है, जे एंड के और लद्दाख अब 2 अलग अलग यूटीज हैं। पहले ये राज्य हुआ करते थे। 31 अक्टूबर 2019 की बात है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंड, भारत का ज्योग्राफिकल एक्सटेंड, अब इसको ना आप लोगों ने लर्न करना है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड आता है, यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड आता है, ये हो गया आपका। देखिए ग्लोब, ये रहा ग्लोब में हमने क्या करा है, ऐसी लाइन खींची है, यहाँ पे 90, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे 90, ऐसे लाइंस खींचिए। क्या है, कौन सी लाइंस है जो हमको दिखती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड्स बोलते हैं इनको। सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी ज्योग्राफिकल मेजरमेंट में ये काम आती है आपके, मतलब अगर आप और हम समझेंगे तो हमारा इसमें कोई यूज नहीं है, लेकिन आपने समझना है कि लैटिट्यूड्स बीच में 0 है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपको साउथ पोल मिल जाएगा। तो ऐसी लाइंस है, तो इन्हीं लाइंस में हम लोग बोलेंगे कि हमारी कौन सी लाइंस में पड़ रहा है। हालांकि ये 90 इनके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं। अब हमने ऐसे भी क्या करा है, डिवाइड करा है भारत को, पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये करा है टाइम डिफरेंस के लिए, ताकि टाइम मैनेज हो सके। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि हमारा इनमें से कैसी जगह में पड़ता है। तो देखिए, जब हमारा भारत है, ये हमारा अगर ग्लोब है, तो हमारा ग्लोब में ये होगी आपकी इक्वेटर लाइन, ये होगी आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री। हमारा भारत यहाँ पे कहीं पड़ता है। तो हमारा भारत कंप्लीटली कौन से हेमिस्फेयर में पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और कौन से भाग में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ईस्टर्न भाग में। तो याद रखना इस चीज को कि ये जो लाइंस होंगी हमारी, ये लाइंस होती है यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट तक जाती है, 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक, यहाँ तक जाती है 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक। ओके, तो हमारा भारत यहाँ पड़ता है तो कंप्लीटली ईस्ट में आएगा, और ऊपर पड़ता है तो कंप्लीटली ऐसा लाइन सिर्फ किस में आएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला एंड जो है ये कौन से डिग्री लैटिट्यूड में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पे पहले लिखना है 8, यहाँ पे लिखना है 37 यानी 37, यहाँ पे लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट, दूसरा आएगा यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब ईस्ट और वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स की, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखना यहाँ पे 68, यहाँ पे लिखना 97। ओके, 68 यहाँ पे डिग्री लिखने के बाद यहाँ पे आएगा 7 मिनट, यहाँ पे आएगा 25 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भारत का। और ये हो गया यहाँ पे ईस्ट, दोनों में ईस्ट हुआ। हालांकि ये ईस्ट और वेस्ट है, लेकिन भारत कंप्लीटली इस वाले पोर्शन पे लाई करता है। तो यहाँ से नीचे जो भी लाइन्स है 180 तक, ये सारी की सारी ईस्ट में आती है। यहाँ से जो भी लाइन्स है वो सारी की सारी वेस्ट में आती है। ऊपर वाली लैटिट्यूड्स लाइन सारी की सारी नॉर्थ में आती है, नीचे वाली सारी की सारी लाइन साउथ में आती है। तो कंप्लीटली यहाँ लाइट करता है तो हमारा नॉर्थ पे आएगा। तो ये हो गया भारत का एक्सटेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आपकी इनके सारे आंसर मैंने उस पीडीएफ में लिखे हुए, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। ओके ओके, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मैंने आपको ऐसे बताता हूँ 32,87,200 तो 32 लाख यहाँ पे लगा देना कॉमा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आपको पता है 141 करोड़ 141 करोड़ है भारत की पॉपुलेशन। हालांकि अब जो सेंसस है उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसकी एक तरीके से पॉपुलेशन वो आपको काफ़ी बड़ी भी मिल जाएगी। नॉर्थ टू साउथ भारत बड़ा है या फिर ईस्ट टू वेस्ट बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक भारत की कितनी है लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक भारत की कितनी है लेंथ। तो अगर मैं बात करूँ भारत नॉर्थ टू साउथ में बहुत बड़ा है, तो ये है 3214 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की, तो ये है 2913। और जो आपको मैंने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताया था, तो दोनों में आप देखोगे 29 डिग्री का 29 या फिर 30 डिग्री का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक भारत के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें कितने डिग्री का अंतर है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लगा देना 30 डिग्री का। ओके, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे भारत में सबसे लंबी ट्रेन जो कि चलती है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले थी एक ट्रेन जम्मू से कन्याकुमारी तक, जो कि सबसे बड़ी ट्रेन मानते थे हम, सप्ताह में एक बार चलती थी, लेकिन नहीं है। अब सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, जो कि यहाँ पे कहाँ चलती है, सिलचर से होते हुए जाती है यहाँ पे कन्याकुमारी, जिसे हम बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, और उसे बोलते हैं हम कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो ये विवेक एक्सप्रेस आज की डेट में सबसे लंबी एक्सप्रेस है। ठीक है, ये दो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स, भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स, भारत के जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में आता है। तो देखिए, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट आपको सबसे पहले क्या दिखेगा यहाँ पे, सबसे ईस्टर्न पॉइंट खीबित्तू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखना भारत में सबसे पहले जो धूप है वो कौन से गांव में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में आती है। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वेस्ट में देखिए 3 है यहाँ पे, गोहार मोटा, कहीं जगह गोहार मोटी भी लिखा हुआ है। दूसरा है सर क्रीक क्या है, एक दलदली एरिया है, मार्शी लैंड है।
ठीक है, सर क्रीक के नाम पर पड़ा है, सर क्रीक हो गया, गुहार मोटा हो गया, गुहार मोटी, तो ये पड़ता है आपका कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। ये आपको पड़ता है कौन सा, ये वाला एरिया बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये आपको पड़ता है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में, तो ये भी आप बोल सकते हो। गुहार मोटा भी आता है, सर क्रीक भी आता है एग्जाम में। नॉर्थ में इंदिरा कॉल यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ में ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। इसका संबंध किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी पे नहीं है। ये वाला जो संबंध है, इसका संबंध पूरा इंदिरा गांधी से है। देखिए आज की डेट में जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा सबमर्ज हो चुका है पानी में, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप बात करिए, अंडमान निकोबार भारत से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो भारत की मेन लैंड नहीं है। ये भारत का मेन लैंड है और ये भारत का मेन लैंड नहीं है। तो भारत के मेन लैंड का एक्सट्रीम पॉइंट, सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, तो ये है आपका कन्याकुमारी, जैसे हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट को भी बोलते हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। कन्याकुमारी, रामेश्वरम हम इसको बोलते हैं। और एक कोई केप है, ठीक है, वो केप आप लोगों ने मुझे बताना है। केप का मतलब क्या होता है, ऐसी धरती की आकृति जो यहाँ पे तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, तो ये हो गया हमारा केप। तो यहाँ पे कोई एक केप का नाम है, वो केप आप मुझे बताओ। उसको भी कई बार भारत की मेन लैंड का एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, नहीं तो रामेश्वरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया, ये दोनों भारत की मेन लैंड के एक्सट्रीम पॉइंट से एग्जाम में आता है कि मेन लैंड का कौन सा है। टोटल भारत की कोस्ट लाइन कितनी है, तो यहाँ पे 7000, ये वाली जो भारत की जो कोस्ट लाइन है टोटल, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ तक है बस, ठीक है, वेस्ट बंगाल तक है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, तो 7516.600 मीटर। ठीक है, ये 7516 तो किलोमीटर है, ये आप याद रखना, 7516, 7500 भी कई बार एग्जाम में आता है। टोटल लैंड बॉर्डर, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। लैंड बॉर्डर यहाँ पे कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये हो गया लैंड बॉर्डर। तो भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 15,000, कई जगह आपको 106 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, कई जगह आपको 15,200 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जाके तो किसी ने नापा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर टेरेन बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। और पता कैसे चलेगा वहाँ पे कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने डिमार्केट कर रखा है, तो आप इतना इसका आप लेके चलिए। कई जगह 200 आता है, कई जगह 106 भी लिखा हुआ आता है। चलिए, जो इंडिया की अब नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, दैट इज काबुल। बांग्लादेश की क्या है, यहाँ पे ढाका। ओके, भूटान की क्या है यहाँ पे, थिम्पू। चाइना की क्या है, बीजिंग। म्यांमार की क्या है यहाँ पे, नेपिडो। कई जगह आपने रंगून देखा होगा, रंगून बर्मा के थी, बर्मा इसका पुराना नाम है। नेपाल की क्या है, काठमांडू। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आपको जो PDF मिलेगी इसकी, उसमें सारा का सारा आंसर देखा, सारा भरा हुआ मिलेगा आपको। ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद। श्रीलंका के यहाँ पे 2 है, एक होगी कोलंबो, ठीक है, एक होगी यहाँ पे इनकी श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। कोलंबो हो गई इनकी इकोनॉमिकल कैपिटल, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे होगी इनके लेजिस्लेटिव कैपिटल। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, दैट इज माले। ओके, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, ठीक है, अफगानी। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, दैट इज ढाका और टका से याद रखना आप लोग। भूटान की थिम्पू है, इसके बाद इनकी करेंसी है निगुल्ट्रम। चाइना की बीजिंग है कैपिटल और करेंसी, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं युआन, दूसरा यहाँ पे लिखता हूं मैं रेनमिनबी, यहाँ पे रेनमिनबी। देखिए कई जगह आपको एग्जाम में मिलेगा कि रेनमिनबी किस कंट्री की है, तो यहाँ पे याद रखना आप, जो चाइना है इसी की है, ठीक है। ये युआन जो है, युआन इनकी करेंसी है, और इनकी ऑफिशियल क्या है, आपने देखा होगा चाइनीज नेशनल युआन, CNY सुना होगा आपने। चाइनीज नेशनल करेंसी जो होती है वो है युआन। अब युआन ही रेनमिनबी है, हालांकि युआन जैसे हमारे भारत में क्या था, अब तो पैसे नहीं चलते ना, रुपी उसके बाद पैसों में डिनोमिनेशन था, उसके बाद अनाज में, ठीक है। अब नहीं है, युआन को अगर हम करेंगे तो आपको यहाँ पे जियाओ लिखोगे, फिर आप उसके बाद यहाँ पे माओ भी आता है, छोटी छोटी करेंसी, लेकिन आप याद रखना इनकी नेशनल करेंसी युआन है। उसके बाद रेनमिनबी को भी इन्होंने अपनी करेंसी का नाम दिया है। म्यांमार की करेंसी आती है एग्जाम कई बार, तो दैट इज क्यात,
KY80 नेपाल की करेंसी। अब यहाँ पे सारा आपको रुपया मिलेगा, चारों का रुपया। और लास्ट वाले का जो मालदीव है ना, इसको रुफिया आता है, रुफिया, हालांकि है रुपी, ठीक है। ओके, अफगानिस्तान की बॉर्डर लेंथ, सबके ही बॉर्डर लेंथ मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ 4 लिखने वाला हूँ, शुरू के 4। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है 106 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि वो लगता है हमारा किसके साथ, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसपे भारत का कोई अभी हाल ही में अधिकार नहीं है। हालांकि भारत का पार्ट है, मैं यहाँ पे कहता हूँ दोबारा, भारत का ही भाग है पीओके। पीओके हमारे भारत का भाग है, लेकिन अनधिकृत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसे किसने ले रखा है, पाकिस्तान ने यहाँ पे उसे ले रखा है। तो यहाँ पे हम उसको अपना ही भाग मानते हैं। और अफगानिस्तान के साथ हमारे 106 किलोमीटर की लेंथ है, सबसे छोटी है। बांग्लादेश के साथ हमारे सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर की। तो कभी आपसे पूछे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, दैट इज द बांग्लादेश। और अगर मैं भूटान की बात करूं, भूटान का सब बहुत सिंपल है, 699। अगर आप लोग 700 याद रखोगे तभी भी आपका हो जाएगा। चाइना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सेकंड सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री भारत की किसके साथ है, दैट इज चाइना। आप इसका 3500 से याद रखना, लेकिन इसका है 3488 किलोमीटर। इसके बाद हालांकि पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान की लैंड बॉर्डर कभी पूछी जाती है नहीं, ठीक है। म्यांमार हो गया, श्रीलंका और ये जो मालदीव हो गया, ये हमारा सी बॉर्डर है, इससे हमारा कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन श्रीलंका से भारत को के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट याद कर लेना आप लोग, पाक स्ट्रेट एग्जाम में आता है, PALK, PAK वाला नहीं, PALK वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी फोर्स हमारे कौन से बॉर्डर को सिक्योर करती है। अफगानिस्तान के साथ कोई लैंड बॉर्डर है नहीं भाई, क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर में ही नहीं आता है। बांग्लादेश के साथ करती है BSF। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे भूटान के साथ करती है सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे चाइना के साथ करती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और अगर मैं म्यांमार की बात करूं, आसाम राइफल, ठीक है, आसाम राइफल। और यहाँ पे इंडियन आर्मी। ओके, नेपाल के साथ करती है हमारे सशस्त्र सीमा बल। पाकिस्तान के साथ करती है BSF। और श्रीलंका के साथ करती है कोस्ट गार्ड। और यहाँ पे मालदीव के साथ भी करती है कोस्ट गार्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। PDF में आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नदियों की। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर भारत की सबसे कौन सी है, तो रिवर है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल है। और रिवर जो है हमारी सबसे लंबी, यहाँ पे मैंने गंगा लिखना था, गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, 2550। कई जगह आपको 2525 भी देखने को मिलेगा, तो दोनों पे ही आप टिक मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन में दोनों कभी भी नहीं आएगा, 2525 और 2550 कभी नहीं आने वाला, दोनों में से एक ही आएगा। दोनों में से एक टिक मार देना। सोर्स क्या है भाई, देखिए यहाँ पे ये है अलकनंदा, ये है भगीरथी, ये आके देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती है और यहां से जानी जाती है गंगा के रूप में। तो यहां पर आप याद रखना कि इसका सोर्स, जो इसका मेन सोर्स है वो है भगीरथी। भगीरथी निकलती है गौमुख से। गौमुख कहां पर है, उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गौमुख। वैसे तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा से, जिनको यहाँ पे सास बहू कहते हैं। और ये देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के रूप में जाने जाती है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, यहाँ पे सहायक नदी होती है। तो गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना है। और ये जो यमुना है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यमुना है लाइफलाइन ऑफ दिल्ली, दिल्ली यमुना के ही किनारे है। और ये जो यमुना है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बंदरपूंछ से। बंदरपूंछ कहाँ पर है, तो ये भी उत्तरकाशी में है। ओके, तो ये मिलती कहाँ पर है, ये मिलती है प्रयागराज में, किससे, गंगा से। जहां पे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला देखने को मिल जाएगा। दूसरी नदी है यहाँ पे गोमती। गोमती नदी गंगा से मिलती है बनारस में। एक और ऐसी नदी है जो कि साउथ से आती, साउथ का मतलब है सदर्न टॉप से आती है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हाँ, साउथ से आकर मिलती है वो। तो वो कौन सी नदी है, जो कि आगे पटना में मिलती है, उसे हम बोलते हैं सोन। ठीक है, सोन भी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक से। अभी मैं आपको ज़्यादातर रिवर्स के बारे में बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कौन सी मिल जाएगी, एक कोसी नदी मिल जाएगी। कोसी को हम क्या बोलते हैं, कोसी को हम बोलते हैं बिहार का शोक। ओके, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। दामोदर नदी, दामोदर नदी बंगाल का लाइफलाइन। दामोदर नदी बहुत पॉल्यूटेड नदी है भारत की, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंडस्ट्रीज का कचरा फेंका जाता है। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो चंबल हो गया, चंबल, केन, बेतवा।
ये याद रखना आप लोग, चंबल, केन, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और गंगा की तो इतनी सारी कि आप याद ही नहीं कर पाओगे। एक होगी काली हो गया, राम गंगा हो गया, शारदा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ठीक है, और बहुत सारी है, मयूराक्षी रिवर भी है। तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। बस आपने इतने याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यमुना इनसे प्रयागराज में मिलती है। नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश, तो जब गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल के बाद, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पे इसका नाम है पद्मा। इसे पद्मा कहते हैं गंगा को। ओके, कंबाइंड नेम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे ना एक और रिवर आके मिलती है गंगा से, बांग्लादेश में ही मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेघना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेघना। ओके, और यहाँ पे इसका नाम है क्या, पद्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र 1100 किलोमीटर तो बहती है तिब्बत में, यहाँ पे 1000 भी आता है कई बार। ये 1100 किलोमीटर तिब्बत में बहने के बाद यहाँ पे भारत में एंटर करती है। भारत में एंटर करने के बाद ये कहाँ करती है, यहाँ से मेघालय से होते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश जाती है, जहाँ पे इसे जमुना कहते हैं। ये निकलती है यहाँ से, जो यहाँ पे हमारा कौन सा है, कैलाश मानसरोवर का एक ग्लेशियर है जिसे हम बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पीडीएफ में आपको सारा का सारा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद 1100 किलोमीटर लगभग ये चलती है हमारे किस में, तिब्बत में। और तिब्बत में चलने के बाद ये भारत में जिस जगह से एंटर करती है हम उसे बोलते हैं नामचा बरुआ। इसे हम बोलते हैं नामचा बरुआ। और जब ये कहाँ पे एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में, तो हम इसे बोलते हैं यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे बोलते हैं जमुना। और जब ये गंगा से मिल जाती है तो इसे हम बोलते हैं मेघना, जो इनके कंबाइन है। अब ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ असम। लाइफ लाइन ऑफ असम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा द्वीप, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं उसे, रिवर आइलैंड बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। ठीक है, माजुली आइलैंड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखते जाइए कि क्या क्या है। देखिए ओरिजिन क्या है, मैं बता चुका हूँ आपको, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जो कि कैलाश मानसरोवर का है। कैलाश मानसरोवर भी आपसे पूछ लेगा, अगर डीपली नहीं पूछेगा तो। एंटर्स फ्रॉम, मैं आपको बता चुका हूँ, नामचा बरुआ से एंटर होती है। लाइफ लाइन किस स्टेट की है, तो ये आसाम की है, क्योंकि यहाँ पर आसाम को ये क्या देती है, क्या देती है, रिवर ट्रांसपोर्ट देती है। ओके, यहाँ पे ये नेशनल वाटर वे भी है, ये आप ध्यान रखना। फेमस आइलैंड कौन सा है, तो ये मजूली है। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश में बता चुका हूं, जमुना बोलते हैं इसको। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो यह है दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, लोहित। ये इसकी चार क्या हो गई, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो चुकी है यहाँ पे इसकी। आपने देखा होगा मानस और तीस्ता भी मिलेगी आपको यहाँ पे। तीस्ता सिक्किम वाला तीस्ता मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो तीस्ता नदी, मानस नदी, दिहांग हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, सुबनसिरी हो गया, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के बारे में। महानदी देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे महानदी। ये आपका यहाँ पे कौन सी हो गई, ये होगी यहाँ पे गोदावरी, फिर ये होगी कृष्णा, फिर कावेरी। यही चार रिवर है, इनका ओरिजिन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर और ये है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, जो हमारे सेंट्रल इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर भाग, उस भाग की ये नदियां होने वाली है। महानदी महानदी जो रिवर है, इसका आपको ओरिजिन क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक पहाड़ है, छत्तीसगढ़ में एक जंगल है जहां पे राम और सीता को वनवास के लिए भेजा गया था, जिसका नाम है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य माओवादियों के लिए सबसे बेस्ट है आज की डेट में जंगल। दंडकारण्य का पठार भारत में बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। तो दंडकारण्य से ये छत्तीसगढ़ से ये नदी निकलती है, महानदी उड़ीसा होते हुए जाती है। उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा डैम इसी के ऊपर बना हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे दंडकारण्य। गोदावरी, तो गोदावरी नदी
कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है यहाँ पे नासिक के, नासिक सबसे पहला आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे त्रियंबक का पठार, त्रियंबक प्लेट्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ मैंने त्रियंबक, और ये हो गया यहाँ पे नासिक। फिर आपसे कृष्णा पूछेगा भाई, तो ये जो कृष्णा है, कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आप देखोगे कृष्णा नदी ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, कृष्णा नदी ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, और ये निकलती है महाबलेश्वर से। ये हो गया यहाँ पे महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कावेरी की, तो के से कावेरी, के से कुर्ग, के से कर्नाटक, ये आप याद रखना, ये निकलती है यहाँ पे कावेरी जो निकलती है, ये हो गया आपका कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ब्रह्मगिरी हिल्स याद रखना, ब्रह्मगिरी हिल्स भी कई बार बोलते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, और ये निकलती है कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है, और कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कर्नाटक। ओके, चलिए अगला आ गए यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग। अब वही पेनिनसुलर रिवर में जो यहाँ पे नदियां हैं, अब कुछ नदियां यहाँ गिरती हैं, कुछ नदियां यहाँ गिरती हैं। यहाँ जो गिरती हैं वो होगी यहाँ पे कौन सी? ये होगी यहाँ पे ये हो गया आपका अरेबियन सी, ठीक है, और ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, और जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे? आपको मिल जाएगी नर्मदा, फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पे तापी, ताप्ती भी बोलते कई जगह, फिर आपको यहाँ पे कौन सी मिल जाएगी? साबरमती, फिर आपको मिल जाएगी माही, लूनी। अब यहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ना है। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इससे पहले जो मैंने आपको गोदावरी बताई थी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको पिछले बताना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहाँ से निकलती है? ये वहीं से निकलती है जहाँ से सोन नदी निकलती है, जिसका नाम है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस नर्मदा रिवर में आपको एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। कौन सा फॉल है वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ पर है? जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ताप्ती रिवर, ये जो ताप्ती रिवर है, ये ताप्ती रिवर आप यहाँ पे देख रहे हो, ताप्ती रिवर गुजरात में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है, सतपुड़ा माउंटेन्स, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, तो सतपुड़ा माउंटेन से। माही रिवर, अब माही रिवर के बारे में ना एक फैक्ट है, ठीक है, तो ये तो निकलती है विंध्याचल पर्वत से, और ये जो लूनी रिवर है ये निकलती है अरावली से पर्वत से, ठीक है। अब इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए माही रिवर जो है ना, ये माही रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए ये होगी आपकी माही रिवर। भारत में इस जगह से क्या जाता है? जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है 23.5 डिग्री, ठीक है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब इस ये जो वर्चुअल लाइन है, तो इस लाइन को 2 बार जो काटती है, यानी कि इस लाइन के नीचे से 2 बार ऐसे गुजरती है, काटती है, तो वो कौन सी रिवर है? माही रिवर है। ये एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। लूनी रिवर एकमात्र ऐसी रिवर है जो किसी भी नदी में, किसी भी सी में जाकर नहीं मिलती है, समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ पे जल जाती है? जो जल जाती है रेत पर, और वहां पे जाकर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। चलिए माउंटेन पासेस की बात करें हम। माउंटेन पासेस में आपको बता चुका हूँ कि भाई दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पगडंडी टाइप का रास्ता, उसे हम बोलते हैं पास, और इसे तिब्बती भाषा में ला कहते हैं। ला का मतलब होता है पास, रोड। बनिहाल पास जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला जोड़ता है श्रीनगर से लद्दाख को। रोहतांग पास जोड़ता है कुल्लू से मनाली को। शिपकिला जोड़ता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को। इसी शिपकिला से सतलज नदी भारत में एंटर करती है। ये सतलज नदी कैलाश मानसरोवर के राकसताल नामक ग्लेशियर से निकलती है। लिपू लेक है उत्तराखंड एंड तिब्बत के बीच में। नाथुला पास है सिक्किम और तिब्बत के बीच में। अभी जो लिपू लेक है ना, इस लिपू लेक से यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। 2 ही जगह से भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप कर सकते हो। एक तो हो गया आपका नाथुला, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे लिपू लेक, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेक्स की, तो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको पता है वुलर है, ठीक है। अब ये जो वुलर है ना, इस वुलर में आपने समझना है कि इस वुलर में पानी कौन देता है।
इस वुलर का जो पानी है कहाँ से आता है, तो ये आता है झेलम नदी से। ठीक है, ये झेलम नदी वही है सिकंदर वाली। बिगेस्ट मैन मेड लेक, यानी कि मैन मेड लेक क्या हो गई, एक बांध बनाया और बांध के ऊपर यहाँ पे क्या बन गया, अब ये झील बन गई है। तो यहाँ पे अभी तक सबसे बड़ी बिगेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि है रिहंद नदी पर, रिहंद डैम भी इसको बोलते हैं। बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, यूपी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक तो कौन सी है, ये हो गई चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। और ये सबसे बड़ी मैंग्रोव लेक भी है, याद रखना। मैंग्रोव क्या होता है, जहां पे स्वच्छ पानी और खारा पानी आके मिल रहा होता है। गौरी असैसिनेटेड हो गई, ये दोनों चीजें यहाँ पे अलग है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे मत लिखना। मिस्टीरियस लेक, ठीक है, मिस्टीरियस लेक मतलब अभी तक उस लेक के रहस्य को हम सुलझा नहीं पाए, दैट इज उत्तराखंड का रूपकुंड। यहाँ पे नर कंकाल मिले हैं, कंकाल। ठीक है, ओके, चलिए अब हम करते हैं माउंटेन रेंजेस। और देखिए ये माउंटेन, भारत की माउंटेन रेंजेस हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी हाईएस्ट पीक एग्जाम में आती है। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पीओके भारत का ही भाग है, ये चीज को आप मान लेना। तो ये हो गया आप आपका K2। दूसरी चीज, अगर आप ये नहीं मानते हो, अगर आपकी बुक ऐसा नहीं मानती है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूंगा यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे काराकोरम, और इसे हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। 8548 समथिंग इसकी हाइट है। और यहाँ पे कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है, जो कि पूर्णतः भारत में है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान में है, नहीं जी ये तो अफगानिस्तान में, नहीं ये तो बॉर्डर में है, नहीं ये तो सियाचिन के बाहर है। तो यहाँ पे K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर आपकी किताब में कंचनजुंगा लिखा है तो वो भी ठीक है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, माउंटेन रेंज का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की होगी यहाँ पे गुरु शिखर। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये होगी यहाँ पे आपकी धूपगढ़। ईस्टर्न घाट की यहाँ पे सबसे बड़ी चोटी, सबसे मतलब कि ऊंची चोटी आप किसे बोल सकते हो, तो ये है आपका अनायमुडी। ओके, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी मिल जाएगी, देखिए जैसे हम बोलते हैं जिंदा गाड़ा पीक, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको नाम। विंध्यास, ये विंध्यास वो है जो भारत को नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड करता है। ये विंध्यास की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दैट इज गुडविल पीक। इस गुडविल पीक को हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोस्ट लाइन की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, उत्कल प्लेन कहाँ पर है, ये आपसे पूछ सकते हैं। कोरोमंडल 100% आता है। कोरोमंडल आंध्र प्रदेश का कोस्टल है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा आंध्र प्रदेश है। सेकंड हाईएस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। 1100 किलोमीटर समथिंग इसकी लेंथ है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा इन्होंने आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु को बोला है कोरोमंडल कोस्ट। और कई बार उड़ीसा के जो कोस्ट है उसको हमने बोला है उत्कल कोस्ट या फिर उत्कल प्लेन भी इसको बोला है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो आधा भाग है इसको नॉर्दर्न सरकार भी इसको बोला गया है। अब यहाँ पे आप याद रखना, गुजरात के कोस्ट को गुजरात के कोस्ट भी बोला है, कच्छ काठियावाड़ कोस्ट भी बोल सकते हो आप लोग इसको। ये वाला पूरा भाग गुजरात तक का है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर गोवा कर्नाटक का जो कोस्ट है इसे हमने बोला है कोंकण कोस्ट। और केरला के कोस्ट को हमने, कई बार कर्नाटक और केरला भी आता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा का कोंकण हो गया और कर्नाटक केरला का यहाँ पे मालाबार हो गया। ये केप कोमोरिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये केप कोमोरिन वही है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई आप मुझे बताना कि भारत की मेनलैंड का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, दैट इज केप कोमोरिन। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है ये मैं आपको बता चाहूंगा, 7516 किलोमीटर है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस राज्य की है, तो ये गुजरात की है। स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन सबसे किसकी है, तो ये गोवा की है। कोस्ट लाइन स्टेट भारत में कितने हैं, तो यहाँ पे 9 है। 9 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल यूनियन टेरिटरीज जिनकी कोस्ट लाइन है
तो वो होंगी यहाँ पे 4। एक होगी यहाँ पे आपकी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये हो गया यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, ये हो गया यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हो गया आपका कहीं पुदुचेरी। तो यहाँ पे हो गया आपका 4। चलिए अगला चलते हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। देखिए लार्जेस्ट एरिया आइलैंड किसका है, तो यह है अंडमान एंड निकोबार का। सबसे रिस्ट्रिक्टेड ट्राइब भारत में कौन सी है जो कि अंडमान निकोबार में रहती है, तो हम इसे बोलेंगे सेंटिनलीज। हाईएस्ट पीक अंडमान एंड निकोबार, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे एक तरीके से क्या है आइलैंड्स है उनमें, तो यहाँ पे हो जाएगा सैडल पीक। सैडल से याद रखना आप लोग। ओनली एक्टिव वैल्कन है इन इंडिया, तो ये है बैरन आइलैंड, जो कि आपका कहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड बाय, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा आपका अंडमान, ये रहा आपका निकोबार। इस अंडमान का भी नॉर्थ अंडमान करा हुआ है, बीच वाला मिडिल अंडमान करा हुआ है, और यहाँ पे नीचे वाला साउथ अंडमान करा है, और ये जो छोटा सा पार्ट आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा लिटिल अंडमान। चलिए अब इनके बीच में कुछ लाइंस को डिमार्केट किया गया है। देखिए ये निकोबार और अंडमान को जो लाइन अलग करती है इसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार को सेपरेट कौन करता है, तो 10 डिग्री करता है। अब ये बोल रहा है नॉर्थ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, ये वाला लिटिल अंडमान है, ये वाला नॉर्थ अंडमान है, तो इनको कौन अलग कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं 10 डिग्री, इसे हम बोलते हैं डंकन पैसेज। 10 डिग्री तो ये वाला हो गया। 10 डिग्री किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिटिल अंडमान की, और मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, आप इसे साउथ अंडमान भी कह सकते हो, तो यहाँ पे इनके बीच में जो एक रेखा है इसे हम बोलते हैं डंकन पैसेज। पैसेज क्या होता है, एक छोटा सा रास्ता। और अगर मैं बात करूं चैनल का, चैनल होता है दो लैंड मास के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी को हम लोग कई बार चैनल भी कहते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अब आते हैं किसके बारे में, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का पार्ट नहीं था, भारत ने 6 घंटे पहले पहुंचकर इसको कब्जा कर लिया, नहीं तो पाकिस्तान इसको कब्जा कर लेता। तो चलिए कावाराती कैपिटल किसकी है, लक्षद्वीप की है। ये आपने यहाँ पे रखना, सबसे छोटा एरिया में यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। कावाराती हो गया। अब यहां पे कावाराती और मिनिकॉय, इनके दो क्या है एक तरीके से, ये दो इनके मेन आइलैंड्स हैं। इनके बीच में जो एक लाइन है इसे हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और नीचे जो मालदीव देश है इनके बीच में एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये आता है एग्जाम में, ये यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए मानसून इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई भारत के मानसून कौन से किस किस प्रकार के हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मानसून की, तो भारत के मानसून इस जगह से होते हुए आता है, इस जगह से होते हुए आता है। और याद रखना भारत का ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें वर्षा नहीं होती है इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे दूसरी वर्षा होती है जो कि कहीं और से आता है। ये हवा जाती है ऐसे। अब ये वाला भाग भी ड्राई रहता है। ये जो मानसून है भारत का, जिसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साउथ वेस्ट मानसून। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है केरला से। और ये स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, ये स्टार्टिंग डेट है 1 जून। कई जगह आपको 15 जून भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में ये पूछ रखा है कि भाई भारत में मानसून कितनी तारीख से स्टार्ट होता है। साउथ वेस्ट मानसून रीजन कौन कौन सा है, तो आप साउथ बोल सकते हो, सेंट्रल पार्ट बोल सकते हो और नॉर्दर्न पार्ट बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ तो बारिश नहीं होती ना, अब हिमाचल के ऊपर वाले एरिया में तो बारिश नहीं होती ना, जब होती तो आपको पता है यहाँ पे तो बादल फट जाते हैं सीधा, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून रीजन ये कौन सा है एरिया, इसका साउथ है, मिडल है और नॉर्दर्न पार्ट है। अनदर मानसून कौन सा है भारत में, जो कि हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे, और ये जो एरिया नॉर्थ ईस्ट इन पे वर्षा लेके आता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून रीजन। हम इसे बोलते हैं ये हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसे मैं मिटा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून हम इसे कह के बुलाते हैं। ओके, अब देख लिया यहाँ पे ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे सूखा प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मिलेगा आपको, जैसलमेर। भारत का सबसे सूखा प्रदेश है, सूखा एक तरीके से आप बोल सकते हो क्षेत्र है। हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, तो यहाँ पे मेघालय में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं मौसिन राम भी बोलते हैं। आपको दूसरी जगह मिल जाएगी यहाँ पे चेरापूंजी के अंदर ही मौसिन राम एक गाँव है, तो ये चेरापूंजी याद रखना, उसके बाद मौसिन राम याद रखना। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गेट मानसून। देखिए अब पंजाब में ना वर्षा हो जाती है ठंडी में, जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, हरियाणा में भी वर्षा होती है। तो यहाँ पे ठंड में ना एक वर्षा होती है, जिसे अभी दिसंबर में देखोगे। तो ये क्यों होती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी आसपास है यहाँ पे। इस मेडिटेरेनियन सी में एक
तरीके का प्रॉब्लम पैदा होती है, प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए भारत में अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉइल्स की। भाई ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल। इसे, ये वाला भाग देख रहे हो आप यहाँ पे, जो भारत में सबसे बड़ा भाग है, इसे हम बोलते हैं एलुवियल। इसको आपने ब्लैक देखा है, इसको आपने रेड और येलो देखा है। ठीक है, एलुवियल आपको मिल गया सबसे बड़े भाग में। फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे भाग में लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा। और एरिड सॉइल कहाँ पर है, ये रहा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है, यहाँ पे सूखा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल भाई, तो एलुवियल सॉइल भारत में सबसे मैक्सिमम जो सॉइल मिलती है वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एलुवियल सॉइल ही देखने को मिल जाएगी। तो ये एग्जाम में कई बार आता है। और एलुवियल सॉइल के दो पार्ट होते हैं। नई मिट्टी, देखिए अब क्या होता है ना, गंगा है, गंगा ने इस साल क्या करा, अपने सेडिमेंट्स लेके आई, वर्षा हुई और रेड सेडिमेंट्स यहाँ पे बिछा दिए। अब अगले साल दोबारा वर्षा होगी, दोबारा ये अपने सेडिमेंट्स लेके आएगी, अब उनके ऊपर ये बिछा देगी, तो नीचे वाली अब पुरानी हो गई। तो याद रखना आप यहाँ पे, जो इनकी नई सॉइल होती है एलुवियल सॉइल की, इसे हम बोलते हैं खादर, और ओल्ड सॉइल को हम लोग बोलते हैं भांगर। ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया, न्यू सॉइल और ओल्ड सॉइल। रेड और येलो सॉइल, ये जो रेड और येलो सॉइल है ना, ये भारत में सेकंड मोस्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकंड मोस्ट क्या है, मैक्सिमम एरिया है। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि भाई दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है भारत में, तो ये है रेड। ब्लैक सॉइल, इसको हम लोग रेगूर कहते हैं, ये याद रखना। और आपसे एग्जाम में एक चीज पूछी जाएगी 100% कि कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा होता है, तो हम इसे बोलेंगे ब्लैक सॉइल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगूर मिट्टी कहते हैं। माउंटेनियस सॉइल आपको पता है ये होती है एसिडिक इन नेचर, ये याद रखना आप लोग। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ये भी एसिडिक होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। सैलिन, तो ये होगी एसिडिक। चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है भाई। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया यहाँ पे कि हमने, हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, हमारे जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब कैसे कैसे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट नेशनल पार्क भारत में, तो हम इसे बोलते हैं जिम कॉर्बेट। 1936 में जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो इसे बोला गया था हेली नेशनल पार्क। फिर 1955-56 में इसका नाम बदल के रख दिया गया, क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर इसका नाम 57 में 1957 में इसके आसपास कहीं रख दिया जिम कॉर्बेट। भारत के एक बहुत बड़े शिकारी थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, और जिसके नाम पे ये पहला भारत का नेशनल पार्क, एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क है, याद रखना आप लोग। मालकन हेली, जो कि यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर थे कुमाऊं के, उनके नाम पर ये रखा गया था। नैनीताल में इसका मेन गेट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बेसिकली फेमस किसके लिए है, तो ये फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाथी के लिए भी फेमस है। टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर इन इंडिया, देखिए ये एग्जाम में जरूर आता है, ये आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 21.96 था, अब आता है यहाँ पे 24.62%। जो भारत का एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट पेड़ वाला एरिया है जो भारत का इतना है, एग्जाम में आ रखा है ये। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भारत में कौन से राज्य में मिलेगा आपको, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। टॉप स्टेट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य के पास हुआ, तो ये हुआ आंध्र प्रदेश के पास। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज के अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो ये है मिजोरम के पास है। इंडियाज रिजोल्यूशन ऑन फॉरेस्ट कवर, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा कि भाई जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, आंध्र प्रदेश तो हो गया, सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य ने बढ़ाए हैं, ये आप लोग मुझे यहाँ पे बताना। इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन फॉरेस्ट कवर, भारत ने क्या बोला है कि हम इतना प्रतिशत अपना जो क्षेत्र है वो जंगल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंट्रोल रहे। तो कितना बोला है भारत ने, 33% बोला है, यानी कि 1/3 ऑफ एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया यूनियन टेरिटरी में किसके पास है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं मिल जाएगी। स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया चंडीगढ़ के पास है भाई, 8% भी नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। नेचुरल वेजिटेशन के अब कुछ और भी आते हैं कि भाई भारत का वो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा बहुत फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है, जिसे हम बोलते हैं
काजीरंगा नेशनल पार्क। एशियाटिक लॉयन का घर कौन सा है? तो गुजरात में आपको मिल जाएगा गिर, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में। द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन एग्जाम में आ रखा है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है? 1973 में स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करती है? इंदिरा गांधी स्टार्ट करती है। कहां पे स्टार्ट करती है? जिम कॉर्बेट पार्क में इसको नेशनल पार्क में स्टार्ट करती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 1993 में। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक नेशनल पार्क नहीं है, ये 18 टाइगर रिजर्व में शुरुआत करी गई थी 1993 में। टोटल नेशनल पार्क आज की डेट में 2022 में कितने हैं? 106 हैं। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 565 भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, और आपको कई जगह क्या देखने को मिल जाएगा? यहाँ पे 564 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो ये है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। इससे पहले जेएनके में था, क्योंकि जब तक ये जेएनके का पार्ट था। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया साउथ बटन है, ठीक है, नेशनल पार्क, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सुंदरबन। सुंदरबन का मतलब क्या होता है? सुंदरबन का मतलब होता है सुंदर वृक्ष वाला वन, सुंदरी वृक्ष। यहाँ पे जो सबसे एक ट्री जो सबसे फेमस है उसका नाम है सुंदरी। ये सुंदरबन दिख रहा है आपको, ये है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये होता है, डेल्टा वो होता है जो बड़ी नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं और इस पूरे बड़े भाग में क्या कर देती हैं? डिवाइड कर देती हैं। इसे हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा होता है रेत से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ। तो यहाँ पे एक तरीके की जो प्रजाति है, बायोडाइवर्सिटी है, वो पनप जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है साफ पानी। साफ पानी का मतलब है मीठा पानी, फ्रेश वाटर, और ये है आपका समुद्र का खारा पानी। तो ये जब जिस एरिया में मिलता है, उस एरिया में जो वनस्पति, जो बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है, उसे हम बोलते हैं मैंग्रोव। इस मैंग्रोव में आपको जड़ें जो हैं वो पेड़ के वो पेड़ मतलब आप डायरेक्टली उन्हें देख सकते हो पानी के अंदर, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो क्षमता होती है कंट्रोल करने की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि दलदली एरिया होता है। तो यहाँ पर सुंदरबन, मैक्सिमम सुंदरबन आपको कहाँ मिलेगा? 60% आपको मिलेगा बांग्लादेश का और 40% आपको मिलेगा इंडिया का। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि सुंदरबन आपको इंडिया का ही पार्ट देखने को मिलता है। तो लोकेशन क्या है इसकी? बांग्लादेश और इंडिया। रिवर कौन कौन सी है? तो रिवर किस किस से बनता है? ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से। किस चीज के लिए फेमस है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और ये किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये है डेल्टा मैंग्रोव डेल्टा। मैंग्रोव के बारे में आपको बता चुका हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो यह है सुंदरबन का फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जड़ें दिखती है बाहर, क्योंकि मिट्टी क्या होती है? दलदल होती है। मिट्टी जो होती है उसकी जड़ों को कैप्चर नहीं कर पाती हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा मैंग्रोव डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी क्या करके रखा हुआ है? ऐड करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला दिया, 2-3 नेशनल पार्क्स को मिला दिया, यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन चीजें कर दी गई, और यहाँ पे कुछ हद तक जो वहाँ पे लोग हैं उनको यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इजाजत दे दी जाती है। तो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको कौन सा मिल जाएगा? तो ये आपको मिल जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1986 में भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक का जो बॉर्डर एरिया है उसमें, तीनों में आपको मिलेगा यहाँ पे नीलगिरी। सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये उत्तराखंड का देवों की भूमि नंदा देवी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक नेशनल पार्क भी है। 1988 में जनवरी की बात है। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में अब कितने हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं। बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन सा है? तो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया है रन ऑफ कच्छ का, तो ये बोलते हैं हम कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो भारत का रैंक कोल प्रोडक्शन में सेकंड है, फर्स्ट रैंक किसका है, चाइना का है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, तो कोल भारत का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, झारखंड करता है। कोल प्रोड्यूसर ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो यह है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, रिजर्व आएगा तो राजस्थान हो जाएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, ये माइका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइका में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये हो गया आपका यहाँ पे ये हो गया आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जो कि माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ये आयरन ओर वो होते हैं जिससे आयरन निकलता है, तो यहाँ पे ओडिशा हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट वो है जिससे एल्युमिनियम बनता है, आयरन बनता है हेमेटाइट से, बॉक्साइट बनता है किससे, बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, तो ये भी आपका ओडिशा हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स, सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको भारत में कौन सी जगह में, कौन से देश, कौन से राज्य में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा मिनरल्स, तो ये हो गया आपका ओडिशा। तो ओडिशा में सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा गुजरात। गुजरात यहाँ पे सेकंड रैंक में ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड नहीं है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे आपने आप समझना है कि कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्शन करते हैं। वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है भाई, उत्तर प्रदेश करता है। राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये वेस्ट बंगाल करता है। शुगर केन कौन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश करता है। कोकोनट, कोकोनट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये केरला करता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। ग्राउंड नट का ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये गुजरात करता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होती है, मस्टर्ड होती है यहाँ पे सरसों, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया राजस्थान, तो ये राजस्थान। कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है गुजरात। जूट का कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है ऑब्वियसली, और कोई राज्य तो इतना कर भी नहीं पाता है। सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे कौन करता है, तो ये हो गया आपका कर्नाटक। सिल्क की प्रजाति कौन सी है, दो प्रजातियां आपने बतानी है मेरे को, एग्जाम में आती है। तो सिल्क की कौन सी दो प्रजाति हैं, कौन सी है, ठीक है, एक तो होगी शहतूत वाली, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा मलबरी, मलबरी सिल्क बोलते हैं, ठीक है। कुकून तो खैर उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जिससे जाकर सिल्क निकलता है। कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई कांचीपुरम की क्या फेमस है, सिल्क साड़ी, या फिर ये बोल सकते हैं सिल्क साड़ी कहाँ की फेमस है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सिल्क का कौन सा, कर्नाटक। कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर्नाटक ही करता है। कॉफी भारत में नहीं उगाई जाती थी। 1880 के आसपास आपने देखा होगा बाबा भूदान करके एक व्यक्ति थे जो मक्का गए थे, मक्का से अपनी दाढ़ी में 3-4 कॉफी के जो बीज है वो छुपा के लाए, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे खेती करना स्टार्ट करा। रबड़ और टोबैको का आपको कौन सा मिल जाएगा, रबड़ में आपका केरला, नेचुरल रबर की बात कर रहा हूं मैं, और टोबैको में सबसे ज्यादा कौन करता है, तो ये हो गया आपका गुजरात। कई जगह आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हो। तो चलते हैं हमारे आज की लास्ट स्लाइड में। तो ये जो हमारी लास्ट स्लाइड है इसमें आपको डैम्स के बारे में बताना है। हाईएस्ट डैम भारत का, तो ये हो गया आपका टिहरी डैम। ये टिहरी डैम बिलंगना और भागीरथी के संगम, जिसको हम बोलते हैं त्रिहरी, जिसको हम बोलते हैं गणेश प्रयाग, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा टिहरी डैम। ये किसकी हेल्प से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रशिया की हेल्प से। किसने इसका मॉडल तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो उन्होंने तैयार किया, इसका नाम है जेम्स ब्रून, ओके। तो ये यूएसएसआर बोल सकते हो आप इसे। वैसे 1978 के आसपास इसका काम शुरू होता है, 2006 में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये किसकी है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की ये परियोजना है, उत्तराखंड की नहीं, उत्तराखंड तो बाद में बना है। उत्तराखंड को 4% बिजली एज अ रॉयल्टी फ्री में मिलती है टिहरी डैम से। हाइट कितनी है इसकी, 260.5 मीटर है। लॉन्गेस्ट डैम भारत में कौन सा है, तो ये हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम कौन सी नदी में है, महानदी में है, और ये महानदी कहां पर है, ये उड़ीसा में है। 4 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। बिगेस्ट डैम, बड़े डैम की बात कर रहा हूँ, लंबे डैम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको मिल जाएगा हिमाचल के डैम। हिमाचल के कहाँ पे मिल जाएगा आपको, हिमाचल के एक तरीके से बॉर्डर में। तो ये है आपका भाखड़ा नांगल डैम। ये दो पार्ट हैं एक डैम के, ठीक है। रिवर कौन सी है, सतलज रिवर में है।
भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे आप इरिगेशन भी कर सकते हो, जिससे आप पीने का पानी भी कर सकते हो, जिससे आप बिजली भी कर सकते हो, और भी बहुत चीज़ें जो आप इससे करना चाहते हो पानी से। तो यह है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये आपको एग्जाम, ये आपके पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल कर लेना इसको। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया, ये लास्ट पीपीटी का है, इसका भी आंसर बताता हूँ, राजस्थान है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन है, ये पूरा का पूरा इन डेप्थ में है। जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगता था कि एग्जाम में आएंगे, देखिए ज्योग्राफी के 1 या 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से बाहर तो मुझे लगता नहीं कि आएगा। अगला जो वीडियो आपको कौन सा चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस सब्जेक्ट के ऊपर, मैं उसी पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।